अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, जो आज हम डिस्कस करेंगे वो चैप्टर नंबर 4 है और ये है पीडियाट्रिक्स ऑर्थोपेडिक्स। इसमें जो जो कंजेनाइटल एब्नॉर्मेलिटीज़ हैं हम वो देखेंगे, अगर बच्चों में है तो क्या क्या हो सकता है उनमें। ठीक है, सबसे पहले उन्होंने इधर मेंशन किया हुआ है डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ द हिप। इसके अंदर पता क्या होता है, सबसे पहले मैं आपका जनरल ओवरव्यू दे दूँ। इसके अंदर होता क्या है कि हमारी जो हिप होती है ना, ये कौन सा जॉइंट होता है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। ठीक है, इसमें मूव करना होता है ना चारों साइड पे, तो इसीलिए बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है ये वाला, हिप वाला। और इसके अंदर आके हमारा क्या फिट होता है, फीमर इसमें क्या होती है, फिट होती है। और हिप के ऐसे कौन से पार्ट पे आके फीमर फिट होती है, उसको हम क्या बोलते हैं, एसीटैबुलम बोलते हैं। ठीक है, ये बोलते हैं ना। अब किसी पेशेंट के अंदर जो एसीटैबुलम है ये सही तरह क्या हो, डेवलप ही ना हो। ठीक है, तो मुझे ये बताएं बच्चों, इसके अंदर ये जो फिमोरल बोन है, क्या इसके अंदर आके जो फिमोरल हेड है वो सही लग सकेगा। फॉर एग्जांपल दिस इज द एसीटैबुलम। ठीक है, और ये इसका क्या है, यहाँ पे फिमोरल हेड है बोन का, जिसने यहाँ पे आके क्या होना, फिट होना है। ठीक है, और ये कौन सा है, बॉल एंड सॉकेट जॉइंट। ठीक है, ये आपने याद रखना है यहाँ पे। अब किसी का ये एसीटाबुलम है, ये सही तरह डेवलप ही नहीं हुआ, तो मुझे ये बताओ बच्चों, इसकी जो मूवमेंट है बच्चे की वो ठीक हो सकेगी। एक साइड से तो उसकी जो टांग है और वो हिप वाला एरिया वो बिल्कुल ठीक होगा, लेकिन जो दूसरी साइड है वो इसकी ठीक नहीं होगी। डेफिनेटली सी बात है, नहीं होगी, डिसलोकेटेड होगी इसकी क्या, हिप जॉइंट इसका डिसलोकेट होगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब देखें इसने यहाँ पे क्या मेंशन किया हुआ है कि ये देखें बच्चों, ये बॉल एंड सॉकेट जॉइंट है। ठीक है, फिट किधर होना होता है, एसीटैबुलम के अंदर फिट होना होता है। अगर ये नहीं होगा तो जो हमारा हिप होगा वो क्या हो जाएगी, डिसलोकेटेड हो जाएगी। ठीक है, यहाँ पे उसने इंसिडेंट्स मेंशन कर दिए हैं कि 1,000 में से 2 बंदों के अंदर, 2 बच्चों के अंदर, या गर्ल्स में हो सकता है या बॉयज़ में कॉमन हो सकता है। अब क्या ऐसी कॉजेज हैं जो हमारी डीडीएच करा सकती हैं, ठीक है, डेवलपमेंटल डिस्प्लेसिया ऑफ हिप करवा सकती हैं। ऐसी कौन सी कॉजेज हैं। नंबर 1 एन इंपॉर्टेंट कॉज दैट इज़ अ ब्रीच प्रेजेंटेशन। अब बच्चों पता क्या होता है ब्रीच प्रेजेंटेशन में, कि जो बच्चे की जो टांगे होती हैं ना, लेग्स, वो किधर होती हैं, नीचे की तरफ होती हैं ड्यूरिंग फीटल लाइफ। ठीक है, वैसे अगर नॉर्मल वजाइनल डिलीवरी हो ना, तो उसके अंदर जो बच्चे का हेड होता है ना, वो होता है वजाइना की तरफ। ठीक है, लेकिन अगर उसका लेग्स हो ना, स्पेसिफिकली किधर, उसकी नीचे की तरफ, वजाइना की तरफ, जहाँ से उसने डिलीवर होना होता है, तो उसको हम क्या कहते हैं, ब्रीच प्रेजेंटेशन बोलते हैं बच्चों। ठीक है, अब किसी ने ब्रीच प्रेजेंटेशन पे क्या कर दी, डिलीवरी कर दी, उसको टांग से पकड़ के अगर फॉर एग्जांपल किसी ने खींच दिया ना, इन केस आप शॉर्ट एग्जांपल ले लें, तो उस पेशेंट के अंदर क्या होगा कि जो उसका एसिटियाबुलम है ना, वो क्या हो जाएगा, वहाँ पे इशू हो जाएगा, और उसकी वजह से जो फिमोरल बोन का हेड है ना, वो वहाँ पे सही जाके लग नहीं सकेगा। ठीक है, नंबर 1 इंपॉर्टेंट कॉज। नंबर 2 इसमें क्या हो सकता है, फैमिली हिस्ट्री। ठीक है, मैंने आपको बताया ना कि ये क्या है कि इसमें एसिटियाबुलम का इशू होता है। तो अगर फॉर एग्जांपल किसी की कंजेनाइटल इशू है, फैमिली में ये रन कर रही है, उसका जो एसिटाबुलम है वो सही तरह बनता ही नहीं है। ठीक है, तो उसके अंदर भी क्या हो सकता है कि ये कॉमन हो सकता है। दूसरा, नंबर 3 स्पाइना बाइफिडा वाले पेशेंट के अंदर। ठीक है, अब बच्चों स्पाइना बाइफिडा वाला पेशेंट में होता क्या है, सबसे पहले उसके कॉमन फीचर आप लिख लें कि ये क्या है, हमारी न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट है बच्चों। ठीक है, न्यूरल ट्यूब डिफेक्ट अगर पूछा जाए कि किसकी वजह से होती है, तो आपने बताना है कि विटामिन B9 की डेफिशिएंसी की वजह से ये डिजीज़ हो सकती है। ठीक है, एग्जामिनर इसी तरह मेंशन करेगा कि एक पेशेंट है, उसको विटामिन B9 की डेफिशिएंसी है, लेकिन आफ्टर बर्थ उसकी, और 2 से 3 साल बाद उससे सही चला नहीं जा रहा, उसकी मूवमेंट ठीक नहीं है, लिम्प मूवमेंट है उसकी ना, अगर वो एक्सरसाइज करता है तो उसको उसके बाद पेन होती है, और आपने ना उसकी एक एक्स्ट्रा हाई क्रीज देखी है। ठीक है, ये सारे इंपॉर्टेंट फीचर मेंशन करता है एक्स्ट्रा हाई क्रीज वाले, और ये इसका पेट फीचर है बच्चों, कौन सा, एक्स्ट्रा हाई क्रीज वाला। ठीक है, एग्जामिनर ज़रूर हर क्वेश्चन में ये मेंशन करता ही करता है, ये आपने याद रखना, इसको नहीं बोलना आपने कि एक्स्ट्रा हाई क्रीज क्या होती है। ठीक है, फिर वो पूछता है व्हाट इज़ मोस्ट लाइकली डायग्नोसिस, तो आपने क्या बताना है, इस पेशेंट के अंदर क्या है, डीडीएच है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट सी एक छोटी सी कहानी थी, आपको पता होनी चाहिए। मैं एक दफ़ा दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि हमारा जो हिप जॉइंट होता है वो बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। एसिटियाबुलम उसका एक पार्ट होता है जहाँ पे फिमोरल बोन ने आके लगना होता है। ठीक है, अब जब देखिए उसका एसिटियाबुलम सही तरह डेवलप नहीं होगा तो फिमोरल बोन वहाँ पे सही तरह लग नहीं सकेगी, जब उसकी फिमोरल बोन वहाँ पे लग नहीं सकेगी तो आफ्टर बर्थ
टू टू 3 ईयर के बाद जब उसने चलना स्टार्ट करना तो उसकी मूवमेंट ठीक नहीं होगी, लिम्प होगी, पेन आफ्टर एक्सरसाइज होगी, इस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा हाई क्रीज होगी। ठीक है, एग्जामिनर ये सारी चीज़ें मेंशन करके बच्चों को क्वेश्चन पूछता है। क्लिनिकल फीचर वही मैंने आपको बता दिया, इस पेशेंट के अंदर एक्स्ट्रा हाई क्रीज होगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि एक्स्ट्रा हाई क्रीज का मतलब क्या है। यहाँ पे एग्जामिनर यहाँ पे जो ये बात क्या करना चाह रहे हैं, एक्स्ट्रा हाई क्रीज क्या है। देखें बच्चों, ये देखें, ये जो आप साइड पर डायग्राम देख रहे हैं ना, इसके ना एक ये देखें यहाँ पे क्रीज है, ये देखें, और एक यहाँ पे क्रीज है ना, ये क्रीज बनी हुई है। नॉर्मल, ये नॉर्मल साइड है हमारी, कौन सी, नॉर्मल। लेकिन जो DDH वाली साइड है ना बच्चों, दिस वन इज, इस पे 1 2 और ये देखो 3 क्रीजेज होंगी, एक एक्स्ट्रा क्रीज होगी, ये देखें, इसको आप देखें, दिस इज नॉन एज एक्स्ट्रा हाई क्रीज। समझ आ गई यहाँ तक कि एक्स्ट्रा हाई क्रीज क्या होती है। ये आपने याद रखना है DDH में, ये एग्जामिनर ज़रूर मेंशन करता है, इसका पेट फीचर है कि एक्स्ट्रा हाई क्रीज किस डिजीज़ में होती है, ये आपने बताना उसको। अब हमने इस पेशेंट को इन्वेस्टिगेट कैसे करना है, हमें कैसे पता चलेगा कि ये हमारे पास DDH का पेशेंट है। नंबर 1, एक तो एक्स्ट्रा हाई क्रीज हम क्लिनिकली इसको देख सकते हैं, लेकिन ना इसमें हम ना बच्चों 2 टेस्ट करते हैं स्पेसिफिकली, एक करते हैं बार्लोस टेस्ट और दूसरा हम क्या करते हैं, ओटोलैनी टेस्ट। जब हम उसका बार्लो टेस्ट करते हैं ना, इसमें ये होता है कि जब हम उसकी हिप को क्या करते हैं, एडक्टेड करते हैं। अब एडक्टेड क्या होता है कि अंदर की तरफ मूव करते हैं तो उसकी डिसलोकेशन हो जाती है हिप की, ठीक है, अपनी जगह छोड़ देती है, नंबर 1। उसके फ़ौरन बाद जब हम ओटोलोनी टेस्ट करते हैं तो इसके अंदर हम क्या करते हैं, हिप को जब एबडक्टेड करते हैं ना। अब एबडक्टेड क्या होता है, बाहर की तरफ निकालना, तो हिप अपनी नॉर्मल जगह पे चले जाती है और एक क्लिंक की आवाज़ आती है। ठीक है, दिस इज नोन एज ओटोलैनी टेस्ट। ये 2 स्पेसिफिकली टेस्ट है जो हम इसके अंदर क्या करते हैं, परफॉर्म करते हैं। अब हम इसमें आपको पता है कि इनिशियल एज ऑलवेज विल बी द एक्सरे, हम इसमें एक्सरे और अल्ट्रासोनोग्राफी भी कर सकते हैं देखने के लिए इसका एसिटेबुलम तो नहीं डैमेज। ठीक है, ये सारे इसके क्या इंपॉर्टेंट फीचर हैं। इसमें आपने जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है मैं आपको दोबारा रिपीट कर देता हूँ, यहाँ पे लिख देता हूँ। एक है बच्चों एक्स्ट्रा हाई क्रीज, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे और इसका कौन सा इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहाँ पे ऑटोलोनी एंड बार्ले टेस्ट। और इसके अंदर पूछता है ऑटोलोनी टेस्ट के अंदर कैसे पता चलेगा कि अपनी जगह पे चली गई है, तो क्लिंक की साउंड आएगी हमारे पास, ठीक है, टिक सी आवाज़ आएगी एकदम। जब बोन अपनी जगह पे जाती है ना, तो आपने नॉर्मली सुना भी होगी ये वाली साइड ना, साउंड ये वाला। अब देखिए इसका ट्रीटमेंट क्या हो सकता है। अब देखिए जी बच्चों, इसका ट्रीटमेंट है डिपेंड करता है एज पे। अगर तो बच्चों उसकी न्यू नेट है ना, अभी न्यू नेट और आपको पता चल गया जी पेशेंट DDH का है, तो हमने इसको ट्रीट कैसे करना है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे, स्प्लिंट लगा देंगे। जस्ट स्प्लिंट मतलब कास्ट लगा देंगे। इसका MCQs आता है कि न्यू नेट वाले पेशेंट को हमने कैसे ठीक करना है। लेकिन अगर बच्चों इन्फेंट है ना, तो इन्फेंट के अंदर सबसे पहले क्या करना है, कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट करना है इस पेशेंट के अंदर। अगर कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट लाइक उसने यहाँ पे क्या बात की, कास्ट वगैरह लगानी है, अगर ये फेल होगी तो हमने फिर इसका के अंदर क्या करना है, ओपन रिडक्शन करनी है, खोल के बच्चों उसको फिर ठीक करना है। किसको, किस पार्ट को स्पेसिफिकली, एसिटेबुलम वाले पार्ट को हमने क्या करना है, ठीक करना है। ठीक है, अगर तो वो टोडलर और चाइल्ड है, उस पेशेंट के अंदर भी हमने क्या करना है, सिर्फ रीअलाइनमेंट करके ओपन रिडक्शन कर देनी होती है। अगर वो 6 साल से ज़्यादा हो गया है तो इसका हम फिर कुछ नहीं कर सकते। ठीक है, अनरिवार्डिंग होती है ये इसमें सारे इंपॉर्टेंट। नॉर्मली हमें 6 साल से पहले जब उसकी मूवमेंट होती है ना, पता चल ही जाता है। टॉडलर में क्या करना, ओपन रिडक्शन, इन्फेंट में क्या करना, ओपन रिडक्शन, और जो न्यू नेट्स है उसमें हम पहले कास्ट लगाएंगे। अगर कास्ट से ठीक ना हुआ देन वी हैव टू गो फॉर ओपन रिडक्शन। अब बैक कोंजेनाइटल क्लब फुट, ठीक है, इसको हम और क्या बोलते हैं, कोंजेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवायरस बोलते हैं। ठीक है, नॉर्मली हमारे पास ये क्वेश्चन आता है, ये लिखा होता है, ये वाला इसका स्पेसिफिकली नेम है कोंजेनाइटल क्लब फुट, और ये काफ़ी ज़्यादा बच्चों के अंदर कॉमन भी होता है। इसके अंदर बच्चों पता क्या होता है, जो हमारा जो पाँव होता है ना, स्पेसिफिकली जो फीट होता है, वो अंदर की तरफ क्या कर जाता है, मूव कर जाता है, इंटरनली रोटेट कर जाता है। नंबर 1 इंपॉर्टेंट पॉइंट, क्या करता है, इंटरनली रोटेट कर जाता है। इसमें आपने ये याद रखना है। देखिए एक पाँव है ना, वो ऐसे ऐसे आ रहा है और ये ज़्यादा अंदर की तरफ रोटेट कर गया, दिस इज़ नोन एज कोंजेनाइटल क्लब फुट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, जब अंदर ये ज़्यादा, अगर अंदर की तरफ ज़्यादा रोटेट कर गया तो हमने इसको नॉर्मल पोजीशन में लाने के लिए हम इसके अंदर कास्ट वगैरह लगा सकते हैं ना। यही मतलब कि ये हम इसको जो स्पेसिफिकली प्लास्टर बोलते हैं, हम इसके अंदर लगा के इसको नॉर्मल पोजीशन पे ला सकते हैं। ठीक है, अब एग्जामिनर पूछता है
कितनी इसको हमने दो कैटेगरीज में क्लासीफाई किया, वो कौन कौन सी है। तो आपने बताना है बच्चों स्ट्रक्चरल और पोस्चरल। एक है स्ट्रक्चरल का मतलब ये है कि उसका स्ट्रक्चर पीछे ही से ही कोई ना कोई इशू है, लेकिन पोस्चरल का मसला है, पोस्चरल ये होता है कि वो खुद अपना पाँव टेढ़ा रखता है। ठीक है, एक्सेप्शनल है ना, देखिए स्ट्रक्चरल में ये है कि बनी नहीं ठीक, नंबर 1। ठीक है, पोस्चरल में है कि वो खुद जानबूझ के पाँव अंदर की तरफ रखता है। ठीक है, जब उसको चलना सिखाया गया तब उसका जो पाँव था वो ऐसे अंदर की तरफ ज़्यादा रखता था, इसीलिए उस पेशेंट के अंदर होगा पोस्चरल कॉन्जेनाइटल क्लब फुट या कॉन्जेनाइटल टेलिप्स इक्विनोवायरस भी बोलते हैं इसको। ठीक है, इक्विनोवायरस। अब देखें, अब इसमें बात करते हैं जॉइंट्स की। अब इसके लिए आपको थोड़ी सी एनाटमी आनी चाहिए, बोन्स का पता होना चाहिए, जॉइंट्स का पता होना चाहिए, या तो उसका ये ज़्यादा इन्वर्जन हो जाएगी किसकी, हमारी किस जॉइंट की, सब टेलर जॉइंट की। इसकी जब ज़्यादा इन्वर्जन हो जाती है ना, तो फिर भी क्या हो जाता है कि फुट हमारा अंदर की तरफ ज़्यादा रखा जाता है। ठीक है, मुड़ जाता है अंदर की तरफ, या एडक्शन हो जाए। एडक्शन आपको पता है, ऐड करना, अंदर की तरफ मूव करना, किसकी, किस जॉइंट की, टेलेनो क्लेविकुलर जॉइंट की। ठीक है, अगर टेलेनो क्लेविकुलर जॉइंट की क्या हो जाए, एडक्शन हो जाए, अंदर की तरफ मूव कर जाए, तब भी हो सकता है। इन शॉर्ट इन सब जॉइंट ने क्या करना होता है कि अंदर की तरफ पाँव की मूवमेंट करवानी होती है। ठीक है, या उस पेशेंट के अंदर क्या है, वेरस डिफॉर्मिटी। मैंने आपको जब हमने पढ़ा था, इसका इंट्रोडक्शन पढ़ा था ऑर्थोपेडिक्स का, तब बच्चों मैंने आपको बताया था कि क्या होता है वेरुस, कि मिड लाइन अवे से इशू हो, टांगे ऐसे टेढ़ी हो, सॉरी टांगे क्या हो, ए ऐसे अंदर की तरफ टेढ़ी हो, मिड लाइन से अवे इशू हो, ये मिड लाइन इससे अवे इशू हो, दिस इज नोन एज वेरुस। ठीक है, ये आपने याद रखना है। इसको हम नॉक नीज भी मेरे ख्याल में बोलते थे, या बोल एग्स बोलते थे, ये आप देख लीजिएगा। और देखें ऐसे कौन से कॉजेज हैं, अगर एग्जामिनर पूछे बट आर द कॉजेज ऑफ कॉन्जेनाइटल क्लब फुट, तो आपने बताना है कि एडवर्ड सिंड्रोम करवा सकता है। अब देखें जी, एडवर्ड सिंड्रोम में एग्जामिनर पूछता है किस क्रोमोसोम का मसला होता है, तो आपने बताना है क्रोमोसोम नंबर 18 का इशू होता है। ठीक है, अगर वो पूछ ले जी और इसकी मजीद कॉजेज क्या, तो आपने बताना है एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम। अब एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम में क्या होता है, ये हमारा क्या है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ठीक है, आपने ये बताना है, कोलेजन डिसऑर्डर है, कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर है। ठीक है, कोलेजन डिसऑर्डर है ये वाला। कौन सा स्पेसिफिकली कोलेजन इसमें इफेक्ट होता है, टाइप 1। ठीक है, एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम वाले पेशेंट के अंदर। कनेक्टिव टिश्यू डिसऑर्डर में क्या आ सकता है, लुईस डेट सिंड्रोम आ सकता है। इसमें जो आपको कनेक्टिव टिश्यू है वही सही नहीं बने, तो बोन्स और जॉइंट मजीद आपके सही नहीं बनेंगे इस पेशेंट के अंदर। अगर पूछा जाए एहलर-डैनियल्स सिंड्रोम में क्या मसला होता है, तो आपने बताना है जी बच्चों इसके टाइप 1 कोलेजन बनते नहीं है। ठीक है, और ये कोलेजन बोन्स की डेवलपमेंट में हेल्प करते होते हैं। अब हमने इसको ट्रीट कैसे करना है, पॉन्सेटी मेथड इसमें यूज़ करते हैं। पॉन्सेटी मेथड में ये होता है कि हम उसके अंदर ना बच्ची को क्या करते हैं, कास्ट लगा देते हैं, और कास्ट हमने 8 से ज़्यादा नहीं लगानी, 1 वीक बाद चेंज करनी होती है, और 8 से ज़्यादा नहीं लगानी। तो मतलब कितनी कास्ट लगेंगी, टोटल 8 लगेंगी। 8 कितनी देर लगेंगी, एक वीक में 1 लगनी है ना, तो महीने में 4, अगले महीने में भी 4, तो कितनी 2 महीने हमने इसको क्या लगानी है, कास्ट लगानी है। समझ आ गई, 8 कास्ट से ज़्यादा नहीं लगानी है, देखिए। ठीक है, और इसके अंदर हमने क्या करना है, टिनोटमी कर देनी है। जो इसका एचएलएस टेंडन होता है स्पेसिफिकली ना, ये वाला इसके पीछे टेंडन होता है, यहाँ पे ना ये पाँव के बिल्कुल पीछे टेंडन होता है, आप हाथ लगा के देख भी सकते हैं। इसको क्या कर दें, इसको रिलीज़ कर दें, रिलैक्स कर दें, लोकल एनेस्थीसिया दे के इसको क्या करें, रिलीज़ कर दें, रिलैक्स कर दें। इससे भी हम क्या कर सकते हैं, इसका ट्रीट कर सकते हैं। इसके अलावा और क्या हो सकता है, इंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफ़र। अब इंटीरियर टिबियल इसमें टेंडन ट्रांसफ़र में पता क्या करते हैं हम, एटीटी में क्या करते हैं हम, इसमें ये होता है कि जो हमारा ये टिबियल टेंडन होता है, इसको फर्स्ट टो के साथ नॉर्मली ये जुड़ा होता है, इसको यहाँ से ना हम रिमूव करके थर्ड टो के साथ लगा देते हैं। क्या करते हैं, फर्स्ट टो से इसको रिमूव करके किधर लगा देते हैं, थर्ड टो पे लगा देते हैं, बस इसका यही ट्रीटमेंट है। अगर इससे भी ना सही हो तो फिर हम इसमें क्या करते हैं, ट्रिपल आर्थोडेसिस करते हैं। अब आर्थोडेसिस क्या होता है, फ्यूजन ऑफ जॉइंट बोलते हैं हम, दिस इज नोन एज आर्थोडेसिस। तो हम इसमें कौन कौन से जो जॉइंट से वो इफेक्ट हो रहे थे, सब टेलर हो रहा था, टेलेनो क्लेविकुलर हो रहा, ये टेलेनो नेविकुलर हो रहा था, और कैल्किनो क्यूबाइड जॉइंट हो रहा। तो हम इन तीनों को ही क्या कर देंगे, आपस में जोड़ देंगे, फ्यूजन करवा देंगे। फ्लैट फुट में बच्चों आपने याद रखना है कि एक पेशेंट है उसका फ्लैट फुट है, टोटल फ्लैट फुट है, ये देखें ए ऐसे आया, इसमें आर्च नहीं है। नॉर्मली पता क्या होता है, हल्की सी ना ए ऐसे पीछे की तरफ जाके फुट फिर आगे की तरफ निकलता है ना, इस तरह होता है ना, लेकिन इसका बिल्कुल सीधा होता है। दिस इज नोन एज फ्लैट फुट एंड पिस प्लानिस बोलते हैं हम इसको। ठीक है,
इसके अंदर क्या होता है कि जो हमारा सोल ऑफ द फुट होता है ना वो डायरेक्टली जाके किस पे लगता है, ग्राउंड पे लगता होता है। मोस्ट ये लेस कॉमन है चिल्ड्रन में, अडल्ट में ये फीमेल में कॉमन है। ठीक है, अब इसकी जो कॉजेज होती हैं वो डायबिटिक पेशेंट हो सकता है, ओबीस पेशेंट हो सकता है, हाइपरटेंसिव पेशेंट हो सकता है, या जो काफ़ी देर से स्ट्रेस ले रहा है उसके अंदर हो सकता है। हमने इस पेशेंट को एग्जामिनर क्वेश्चन पूछता है कि इसको डायग्नोज कैसे करना है, तो हमने इसके अंदर क्या करना है, वेट प्रिंट टेस्ट करते हैं। ये जब कोई किसी ने आर्मी में जाना हो ना तो वहाँ पे भी ये टेस्ट करते हैं, वेट प्रिंट टेस्ट। ठीक है, इसके अंदर क्या करते हैं, पाँव गीला करके ज़मीन पर रखवाते हैं। नॉर्मली इसमें आर्च आती है लेकिन इसके अंदर आर्च नहीं आएगी, सीधा पाँव होगा। ठीक है, दिस इज़ नोन एज वेट फुटप्रिंट टेस्ट बोलते हैं हम इसको। ठीक है, बस आपने इसमें ये याद रखना है। अब वो पूछता है कि अगर तो उसकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल आर्च है ना, किन पेशेंट के अंदर पेन होगी, किन के अंदर पेन नहीं होगी। अगर उसकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल आर्च है तो उसको क्या होगा, पेन नहीं होगी। लेकिन अगर उसकी थोड़ी बहुत फ्लेक्सिबल आर्च भी नहीं है, बिल्कुल ज़मीन पे ऐसे जाके लग रहा है, तो इसके अंदर क्या होगा, डेफिनेटली सी बात है पेशेंट को जब वो चलेगा तो पेन होगी, जो उसका एक्चुअल टेंडन है वो खींचा जाएगा इस पेशेंट के अंदर। ठीक है, जिसको हम क्या बोलते हैं, रिजिड फ्लैट फीट भी बोलते हैं हम इसको, रिजिड फ्लैट फीट भी बोलते हैं, जो डायरेक्टली ज़मीन पे जाकर टोटल लग रहा हो, हल्की सी भी आर्च उसके अंदर ना हो। हम इसके अंदर ट्रीटमेंट क्या करेंगे, आर्च सपोर्ट दे देंगे, या उसको कहेंगे कि फुट जिम्नास्टिक एक्सरसाइज किया करो। फुट जिम्नास्टिक्स एक्सरसाइज पता क्या होता है कि उंगलियों, पाँव की उंगलियों पे क्या करना, खड़े हो जाना। ठीक है, जब पाँव की उंगलियों पे खड़ा होगा तो वो एक्सरसाइज ये वाला करता रहेगा, तो जो उसके मसल्स है ना पीछे, स्पेसिफिकली आर्च के जो मसल होते हैं, वहाँ पे आर्च पे जो मसल होते हैं उनकी हाइपरट्रॉफी होना स्टार्ट हो जाएगी, तो कुछ हद तक उसको रिलीफ मिल सकता है इससे। ठीक है, फिर उसके बाद अगली डिजीज़ है जी लेग कैल्फ पर्च डिजीज़ बोलते हैं इसके अंदर। मैंने आपको पहले भी बताया था कि जो फिमोरल हेड का वो होता है, इंट्राकैप्सुलर रीजन होता है ना, वहाँ पे एवेस्कुलर निक्रोसिस होती है अगर डायरेक्टली ट्रॉमा हो। लेकिन अगर वो किसी एंडोक्राइन इशू की वजह से, किसी इन्फ्लामेशन की वजह से, या किसी ट्रॉमा की वजह से, या न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से, या सर्कुलेटरी हीमोडायनामिकली इंस्टेबिलिटी की वजह से, सारी क्या करती हैं, जाके फिमोरल हेड की ब्लड सप्लाई को रोक देती हैं, वहाँ पे इन्फ्लामेशन करवाती हैं, वहाँ पे अगेन क्या करवा देती हैं, एवेस्कुलर निक्रोसिस करवा सकती हैं। इन शॉर्ट कहने का मतलब ये है कि इसमें 2 से 3 कॉजेज आपने और ऐड करनी है, एंडोक्राइन, इन्फ्लामेटरी, न्यूट्रिशनल और सर्कुलेटरी हीमोडायनामिक्स भी करवा सकती हैं। इसके जो कॉमन सिम्टम है वो हिप के आएंगे, थाई और नी रीजन में पेन होगी, गेट अबनॉर्मलिटीज़ होगी इस पेशेंट के अंदर। एक्सरे इसके अंदर हम नॉर्मली करते होते हैं और पेन किलर वगैरह इसके अंदर हम देते हैं। स्लिप अपर कैपिटल फिमोरल एपिफिसिस में आपने ये याद रखना है कि जो हमारा फिमोरल हेड है ना, इसके अंदर क्या कर जाएगा, वो स्लिप कर जाएगा। ठीक है, जब वो स्लिप करेगा तो जो उसकी वो जो फिमोरल नेक है ना वो इंटीरियरली और अपवर्ड आ जाएगी, और इस पेशेंट के अंदर भी क्या होगी, गेट अबनॉर्मलिटीज़ हो सकती हैं। ट्रीटमेंट क्या करना है हमने इसमें, रिडक्शन करनी होती है, पिनिंग वगैरह करनी होती है, और कुछ नहीं इसके अंदर करना होता है। ये सच इंपॉर्टेंट नहीं है, बेशक आप इसको स्किप भी कर दीजिएगा। इसके बाद उसने यहाँ क्या एक्सप्लेन किया, आकोंड्रोप्लेजिया। ठीक है, आकोंड्रोप्लेजिया में क्या होता है कि हमारे फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन होते हैं ना, इसके अंदर म्यूटेशन हो जाती है। जब इसके अंदर म्यूटेशन हो जाएगी तो बोन्स की क्या होगी, ग्रोथ नहीं होगी। अब स्पेसिफिकली कौन सी बोन की ग्रोथ नहीं होगी, फ्लैट बोन की ग्रोथ इस पेशेंट के अंदर नहीं होगी। ठीक है, लॉन्ग बोन पे कोई इफेक्ट नहीं इस पेशेंट के अंदर होगा, लॉन्ग बोन इसकी ठीक होंगी। इस पेशेंट के अंदर क्या हो जाएगा, स्पेसिफिकली अगर पूछेंगे डिवार्फिज्म किस पेशेंट के अंदर कॉमन होता है, तो आपने बताना है आकोंड्रोप्लेजिया के अंदर कॉमन होता है। ठीक है, फाइब्रोब्लास्ट ग्रोथ फैक्टर रिसेप्टर जीन 3 की म्यूटेशन हो जाएगी, जिसकी वजह से बोन्स की ग्रोथ नहीं होगी, शॉर्ट हाइट हो जाएगी इस पेशेंट के अंदर, डिसअप्रोप्रिएट डिवार्फिज्म होगा इस पेशेंट के अंदर, शॉर्ट फिंगर एंड टोज होगी इस पेशेंट के अंदर, लार्ज हेड विद द प्रोमिनेंट फोरहेड होगा इसके अंदर, काइफोसिस और लोडोसिस भी हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, वैगस और वेल्वस भी देख सकते हैं। ठीक है, ये बेसिकली हमारी पैथो और मेडिसिन का टॉपिक था। डायग्नोज कैसे करना है कि अगर तो फीटल लाइफ पे आपने डायग्नोज करना है तो अल्ट्रासाउंड करवाएं, वरना इसके डीएनए टेस्टिंग भी हम करवा सकते हैं। डेफिनेटिव ट्रीटमेंट कोई नहीं है, ग्रोथ हार्मोन थेरेपी इस पेशेंट के अंदर हम लाइफ लॉन्ग देते हैं। ठीक है, अब मैं इस सारे चैप्टर को सम अप कर दूं। पहले हमने क्या देखा, डीडीएच में क्या हुआ कि एक्स्ट्रा इंक्रीज बनती है इस पेशेंट के अंदर, ब्रीच प्रेजेंटेशन इसकी कॉज है, और इस पेशेंट के अंदर ओटोलोनी टेस्ट और बार्लो टेस्ट करते हैं। सब के अंदर हम ओपन रिडक्शन करते हैं एक्सेप्ट न्यूनेट्स का हम वेट करते हैं कि वो कास्ट से इटसेल्फ ठीक हो जाए। ठीक है, कोंजेनिटल क्लब फुट में मैंने आपको बताया कि सब टेलर जॉइंट हो सकता है इस पेशेंट के अंदर, ये
टेलेनोनेविकुलर जॉइंट हो सकता है, वो इफेक्ट हो सकता है, और वेरिस डिफॉर्मिटी इस पेशेंट के अंदर हो सकती हैं, ज़्यादा फुट अंदर की तरफ मूव करता है। वही एडवर्ड सिंड्रोम हो गया इस पेशेंट के अंदर, एहलन-डैनियल सिंड्रोम हो गया इस पेशेंट के अंदर, और लुईस डेट सिंड्रोम हो गया। ये सारे कॉजेज हैं जो करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट क्या करना, पोंसेटी मेथड में हमने कास्ट लगानी होती है, टेनोटमी कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, आर्थ्रोडेसिस कर सकते हैं इस पेशेंट के अंदर, और एंटीरियर टिबियल टेंडन ट्रांसफ़र कर सकते हैं। पेस फुट में क्या करते हैं कि जी ये क्या होता है, वेट फुटप्रिंट टेस्ट करते हैं। इसके अंदर जो आर्च होती है वो एब्सेंट होती है, दो तरह की होती है, एक होती है रिजिड फ्लैट फुट और एक दूसरा फ्लैट फुट होता है, ठीक है, सिंपल। रिजिड फ्लैट फुट में हल्की बुल्की भी आर्च नहीं होती, इसके अंदर कंप्लीट ये होती है, फ्लैट होती है, जिसकी वजह से इस पेशेंट के अंदर पेन होती है। ट्रीटमेंट हमने इसमें यही करना है कि क्या करना है, आर्च सपोर्ट देनी होती है और फुट जिमनास्टिक एक्सरसाइज करनी होती है। लेफ्ट स्कैल्पिस पैरालिसिस डिजीज़ मैंने आपको बता दिया, बाकी सारी ऐसा इतनी खास इंपॉर्टेंट नहीं है, ये एक दफ़ा आप बेशक खुद रीड कर लीजिएगा। किसी का भी कोई भी क्वेश्चन हुआ तो वो पूछ लें।